कि भारत में आखिर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 या 9? आज के हमारे स्रोत इसी की गहराई में जाते हैं। देखिए, ये जो 8 बनाम 9 की बहस है ना, ये सिर्फ किसी नंबर का खेल नहीं है। ये असल में इस बात की लड़ाई है कि हम क्लासिकल या शास्त्रीय किसे मानते हैं, और इसे समझने के लिए हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये सारे नृत्य टिके हैं। तो आपका मतलब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से है, जो ये तय करता है कि मंच पर शरीर कैसे हिलेगा और भाव कैसे दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल। उसी एक प्राचीन ग्रंथ में सारा व्याकरण लिखा है, और उसके अनुसार प्रदर्शन के 3 मुख्य अंग होते हैं: नृत्य, नृत्य और नाट्य। ये शब्द अक्सर छात्रों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि इनकी ध्वनि लगभग एक जैसी है ना। तो अगर हम इसे एग्जाम के नजरिए से ब्रेक डाउन करें, नृत्य का अर्थ है एकदम शुद्ध नृत्य, मतलब कोई कहानी नहीं, सिर्फ लय और गति का उत्सव। एकदम सही पकड़ा आपने। और फिर आता है नृत्य, जहां उन शारीरिक गतियों के साथ भाव और कहानी भी जुड़ जाती है। और अंत में है नाट्य, यानी जो पूरी तरह से ड्रामा या नाटक है। राइट। तो इन तीनों का बैलेंस ही शास्त्रीय कला है, और ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ता है। अगर हम सबसे पुरानी रूप की बात करें तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम सबसे पहले आता है। भरतनाट्यम की यात्रा तो बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत मंदिरों के गर्भगृहों से हुई थी ना, तब इसे सादिर या दासी अट्टम कहते थे। एग्जैक्टली। ये देवदासियों का नृत्य था जो पूरी तरह से देवत्व के प्रति समर्पण और श्रृंगार पर आधारित था। और अगर एग्जाम की कीवर्ड्स की बात करें तो 19वीं सदी में तंजौर चौकड़ी या तंजौर क्वार्टेट ने इसका मौजूदा ढांचा तैयार किया था, और इसका विजुअल इफेक्ट ऐसा है जैसे शरीर में आग जल रही हो। हाँ, ये अग्नि वाला रूपक भरतनाट्यम के मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से समझाता है। इसमें नर्तक एक खास मुद्रा में रहते हैं जिसे अरामंडी कहते हैं, जहाँ घुटने मुड़े होते हैं। मतलब एक दहकते हुए कोयले की तरह जो अपनी एनर्जी को रोक कर रखता है। बिल्कुल। और फिर अचानक हाथों और उंगलियों की बहुत तेज गतियां होती हैं जो उस कोयले से निकलने वाली चिंगारियों की तरह लगती हैं। ये बहुत ही अनुशासित रूप है। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ, जब दक्षिण भारत के पास भरतनाट्यम जैसी परिष्कृत और ऊर्जावान कला थी, तो आंध्र प्रदेश को कुचिपुड़ी का आविष्कार करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये कला के विकास का बहुत नेचुरल हिस्सा है। भरतनाट्यम ज्यादातर एकल था और उसका फोकस अमूर्त भक्ति पर था, लेकिन कुचिपुड़ी का लक्ष्य कुछ और था। क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था भागवत पुराण की महाकाव्य कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए ये 7वीं सदी के भक्ति आंदोलन और कुचेलपुरम गांव से जुड़ा है। इसके नर्तकों को भागवतालू कहा जाता था। अच्छा, तो कुचिपुड़ी सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि पूरा का पूरा नृत्य नाटक था। मतलब इसमें नर्तक सिर्फ भाव नहीं दिखाता बल्कि वो संवाद भी बोलता है। हाँ, और यही बात इसे भरतनाट्यम से एकदम अलग कर देती है। कुचिपुड़ी में मूक अभिनय और स्पीच दोनों का मिश्रण है। अरे, मतलब एक चलता फिरता थिएटर। और वो पीतल की थाली वाला क्या कॉन्सेप्ट है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था? उसे तरंगम कहते हैं। इसमें नर्तक पीतल की थाली के नुकीले किनारों पर पैर रखता है, अपने सिर पर पानी से भरा एक घड़ा रखता है, और ये बहुत भारी फिजिकल ट्रेनिंग की मांग करता है। बाप रे, ये तो पूरी तरह से फिजिक्स है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल करना। और वो जल चित्र नृत्यम भी तो है ना, जहाँ पैर के अंगूठे से फर्श पर चित्र बनाते हैं। मल्टीटास्किंग की चरम सीमा। बिल्कुल। लेकिन अब सोचिए, अगर हम कुचिपुड़ी की इस स्पीच को पूरी तरह से म्यूट कर दें, हाँ, और कहानी के स्केल को 100 गुना बड़ा कर दें, तो हम पहुंचते हैं केरला के कथकली तक, जो रामायण और महाभारत पर आधारित है। एक मिनट, हमारे दस्तावेज के अनुसार कथकली पूरी तरह से मूक है, तो बिना एक भी शब्द बोले वे महाभारत जैसी जटिल कहानियां कैसे बताते हैं? जब आप आवाज छीन लेते हैं तो शरीर के बाकी अंगों को उसकी कमी पूरी करनी पड़ती है। कथकली में नर्तकों को नवरस यानी 9 मुख्य भावनाओं की इतनी गहरी ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके चेहरे की मांसपेशियां ही उनका संवाद बन जाती हैं। कमाल है। और उनका जो भारी मेकअप और वेशभूषा है वो तो अपने आप में एक अलग कला है। नर्तक का चेहरा एक कैनवस बन जाता है। हाँ, और एग्जाम में ये रंगों के कोड अक्सर पूछे जाते हैं। मेकअप सीधे चरित्र का मनोविज्ञान दिखाता है। जैसे हरा रंग नायक या देवता के लिए है, जो अच्छाई दिखाता है, और लाल या काला रंग खलनायक के लिए। तो जब वो भारी मुकुट पहनकर छेंडा जैसे स्वदेशी ड्रमों के बीच मंच पर आते हैं तो सच में पूरब का गाथा गीत लगते हैं। लेकिन केरल में ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी तो है ना? जी बिल्कुल। एक तरफ कथकली की इतनी आक्रामक और विशाल ऊर्जा है, और दूसरी तरफ उसी जमीन से एक एकदम कोमल कला भी जन्म लेती है, मोहिनी अट्टम। हाँ, मोहिनी अट्टम, जो विष्णु जी के जादूगरनी वाले मोहिनी रूप पर आधारित है। तो ये 19वीं सदी में त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल के संरक्षण में विकसित हुआ था। एग्जैक्टली। और कथकली के बिल्कुल विपरीत, इसमें कोई भारी फुटवर्क या जमीन को जोर से पीटने वाली गतियां नहीं होती। ये पूरी तरह से स्त्रीत्व से भरा है। मतलब ये लास्य पर आधारित है। हाँ, छात्रों को ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। शिवजी का तांडव आक्रामक ऊर्जा है और देवी पार्वती का लास्य कोमल और तरल है। सही कहा।
मोहिनीअट्टम में धड़ की गतियां इतनी लयबद्ध और गोलाकार होती हैं जैसे हवा में धान के खेत लहरा रहे हों। और इसी कोमलता की बात करें तो हम सीधे भारत के पूर्वी तट पर चलते हैं। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, ऐसा लगता है जैसे मंदिरों की मूर्तियों में जान आ गई हो। हाँ, इसका मुख्य विषय कृष्ण राधा और जयदेव का गीत गोविंद है। लेकिन ओडिसी की सबसे बड़ी पहचान इसका शरीर विज्ञान है, खास तौर पर इसकी 2 मुद्राएं। हाँ, आप त्रिभंग और चौक मुद्राओं की बात कर रही हैं। त्रिभंग मतलब शरीर का 3 जगह से मुड़ना। राइट। बिल्कुल, गर्दन, कमर और घुटने से मुड़कर शरीर एक बहुत ही खूबसूरत एस का आकार बनाता है। ये ओडिसी की आत्मा है। और इसके विपरीत चौक एक वर्गाकार मुद्रा है जो पौरुष दिखाती है। तो जब नर्तक इन मुद्राओं के बीच तेजी से बदलता है तो हवा में ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं। इसीलिए इसे चलित मूर्ति या मोबाइल स्कल्पचर कहना एग्जाम के लिए एकदम सटीक कीवर्ड है। एकदम सही। अब तक हम सिर्फ मंदिरों और भक्ति के माहौल में थे, लेकिन अब चलते हैं एक ऐसे नृत्य की तरफ जो सीधे शाही दरबारों तक पहुंचा, उत्तर भारत का कथक। कथक की यात्रा तो भारतीय इतिहास के बहुत बड़े बदलावों की गवाह रही है। कथाकारों से शुरू होकर ये मुगल दरबारों के मखमली कालीनों तक पहुंच गया। हाँ, और ये शिफ्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्रांति थी, भक्ति से मनोरंजन की तरफ। ये अकेला ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिस पर मुगल कला, वेशभूषा और तहजीब का गहरा प्रभाव है। और इसका संगीत भी तो बाकियों से अलग है ना। दक्षिण के कर्नाटक संगीत के बजाय इसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, खास तौर पे ठुमरी का इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली। दरबारों में अपनी जगह बनाने के लिए कथक को अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ानी पड़ी। यहीं से पैरों के तेज काम, जिसे तत्काल कहते हैं, और तेज चक्रों का विकास हुआ। और एक चीज जो इसे सबसे ज्यादा रोमांचक बनाती है वो है जुगलबंदी। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये एक मंच पर होने वाले लाइव रैप बैटल जैसा है। हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। एक तरफ तबला या पखवाज वादक एक बहुत जटिल ताल बजाता है और दूसरी तरफ नर्तक ठीक उसी गणितीय जटिलता को अपने घुंघरुओं से चुनौती देता है। वो ऊर्जा सच में अद्भुत होती है। लेकिन इस चकाचौंध और प्रतिस्पर्धा से मीलों दूर पूर्वोत्तर भारत में एक अलग ही कला सांस ले रही थी, मणिपुरी नृत्य। जी, जो गहरे रूप से वैष्णववाद और राधा कृष्ण की रासलीला पर केंद्रित है, लेकिन इसका अप्रोच बाकियों से बहुत अलग है। हाँ, मुझे भी यही सबसे ज्यादा हैरान करता है। कथकली में नर्तक दर्शकों की तरफ सीधा देखते हैं, लेकिन मणिपुरी में नर्तक दर्शकों से आई कांटेक्ट ही नहीं करते। उनकी नजरें झुकी होती हैं। क्योंकि वे दर्शकों के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वे ईश्वर के साथ एक आध्यात्मिक संवाद में हैं। यह एक गहरी ट्रांस या ध्यान की अवस्था है। और उनका फुटवर्क भी तो बिल्कुल शांत होता है ना, मतलब जमीन को मुश्किल से छूते हैं। इसमें सौम्य जगोई और जोरदार चोलम दोनों रूप होते हैं, और पीछे पुंग ड्रम बजता है। बिल्कुल। और पूर्वोत्तर के इसी शांत माहौल में असम का खत्रिया भी है, जो सदियों तक बाहरी दुनिया की नजरों से छुपा रहा। ऐसा क्यों? मतलब एक पूरी शास्त्रीय परंपरा इतने लंबे समय तक सिर्फ एक क्षेत्र तक कैसे सीमित रही? क्योंकि इसकी उत्पत्ति 16वीं सदी में महान संत शंकरदेव द्वारा स्थापित सत्रों या मठों में हुई थी। ये नृत्य उन्हीं की चारदीवारी के भीतर विकसित हुआ। अच्छा, मतलब भोकत या पुरुष भिक्षु इसे भगवान की आराधना के लिए करते थे। ये मनोरंजन नहीं, दैनिक अनुष्ठान था, और इसमें गायन वायन का इस्तेमाल होता है। सही कहा। तो ये 8 नृत्य भले ही कितने भी अलग हों, लेकिन किसी ना किसी तरह नाट्य शास्त्र के नियमों में बंधे हैं। लेकिन अब आता है एक ऐसा रूप जो इन सारे नियमों को चुनौती देता है। आप नौवें नृत्य छऊ की बात कर रही है ना, जो मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोक क्षेत्रों में किया जाता है। हाँ, अगर हम छऊ की बनावट देखें तो ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि संगीत नाटक अकादमी इसे शास्त्रीय मानने से क्यों डरती है। क्योंकि इसमें कोई शास्त्रीय गायन नहीं होता। ये तो पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स, तलवारबाजी और मंदिर के अनुष्ठानों की एक कच्ची अनफिल्टर्ड ऊर्जा है। एग्जैक्टली। इसके वाद्यंत्र भी मिट्टी से जुड़े हैं। विशाल ढोल, धुमसा, मोहुरी और पुरुलिया छऊ जैसे इसके रूपों में तो नर्तक भारी मुखौटे पहनते हैं। जब मुखौटा ही पहन लिया तो नवरस या सूक्ष्म भावों की जगह ही कहाँ बची। एकदम सही पॉइंट।